हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और साथ में सिंप्लीफिकेशन, इन सभी चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस के पेपर में आए हैं 2011 से 2018 तक के एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और उनमें से कुछ क्वेश्चन 81 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहली दो वीडियो में कवर कर दिया है। ये पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए। आपको उसमें 1 से लेकर के और 81 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से पहले उन्हें देख लें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सभी चीज़ें तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप पहले से जानते होंगे और कुछ चीज़ें आपको नया भी मिलेगा, लेकिन जो नया मिलेगा वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप जो जानते हैं उसमें भी आपको बहुत कुछ बेहतर मिलने वाला है। आप किस तरीके से जानते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपका भी सॉल्व करने का नज़रिया कुछ ना कुछ हद तक चेंज जरूर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने आ चुका है। और सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि आप लोग क्या करो कि पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और देखो कि आप कितना समय लगाते हो सॉल्व करने का और आपका तरीका क्या रहता है सॉल्व करने का। उसके बाद आप वीडियो देखो कि वीडियो में मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ, तो आपको कितना टाइम लगेगा इस तरीके से करने में जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो अभी समझाऊंगा भी करूंगा तो हो सकता है टाइम मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन आप इसी तरीके से अगर अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करें तो आपको कितना टाइम लगेगा और आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पहला सवाल हमारे पास सीरीज का है। आपको बताना है कि ये जो है इसके 9 पदों का योगफल क्या होगा। 9 टर्म्स तक आपको जोड़कर बताना है। देखिए सवाल ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे तो ये जीपी का सवाल है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो आप फार्मूला वगैरह लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एन पदों के योगफल का जो जीपी का फार्मूला होता है, ए और इंटू में 1 माइनस आर का पावर एन और बटा में 1 माइनस आर, ये होता है एस एन का फार्मूला। एस एन मतलब एन पदों का योगफल जीपी में। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप यूज करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी और फॉर्म में। तो आप बोले कि अगर हम इसको सीधा करें तो 1/0.2 का मतलब क्या हुआ दोस्त, 5। आप पॉइंट हटाइएगा इसमें से तो ऊपर 0 जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 बच जाएगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो गया। ऐसे ही सेकंड टर्म को अगर आप देखते हैं तो ये 50 है। एक्चुअली में 1.0.02 को अगर आप फ्रैक्शन से हटा करके और इसको सीधी वैल्यू में लाइएगा, यानी कि नीचे से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 2 है तो ये 50 आ जाएगा। ऐसे ही अगला एक और जीरो बढ़ जाएगा 500, और ऐसे ही 3 जीरो यानी कि 5000, और कितना बार ये आएगा, 9 बार आएगा। अब एक बात समझो कि क्या हम इसको देखो, 5 को और 50 को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है। अगर हम इसमें 500 भी ऐड कर लें तो 3 बार 5 आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। इस सीरीज की अगर हम पहले 2 टर्म को जोड़ रहे हैं तो 2 बार 5, 3 टर्म को जोड़ रहे हैं तो 3 बार 5, यानी कि 9 टर्म को हम जोड़ेंगे तो 9 बार क्या आएगा, 555 आएगा, 9 बार 5 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे, आंसर 5 से कटेगा तो 5 से कटने वाला यहाँ पर सी और डी है, तो एक बार और आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 आ सकता है कि नहीं। तो 2 तो आएगा ही नहीं, केवल 5 आने वाला है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल पे आते हैं। आसान था, मैंने बस ये बोला कि इसको मॉडिफाई कीजिए ज़रा। आप जो सीरीज़ दिया था मॉडिफाई करने के बाद ये 550 500 ऐसे आने लगा। और मैंने बोला आपको कि ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि ये 2 टर्म को हम जोड़ेंगे तो 2 5 आ रहा है, 3 टर्म को जोड़ने पर 3 बार 5 आ रहा है, तो 9 टर्म को जोड़ेंगे तो 9 बार 5 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको ये एक दे रखी है इक्वेशन और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे कि ये बटा का जोड़ आप निकालेंगे, भिन्न का जोड़ जिसको आप बोलते हैं, और फिर जोड़ते जोड़ते काफ़ी लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। तो आप क्या करो कि आप RHS से काम करो। यहाँ पर जो दिया है 5/8 दिया है, अगर हम 8/5 कर लें इसको और फिर भाग लगा दें तो आप देखेंगे कि ये कितना बनेगा दोस्त। मैं ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ। तो एक बार आप कटाएंगे तो ये 5 एक बारी में कटेगा और प्लस का कितना बच जाएगा, 3, ठीक है। तो अब 1/, हम लिखते हैं और उस 3 को हम इस 5 से डिवाइड, 5 में डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 से 5 में आप डिवाइड कीजिएगा तो एक बारी में कटेगा, और प्लस जो बच जा रहा है 2, उससे हम वापस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1/, और फिर से हम 5 को 3 से डिवाइड करके लिखते हैं तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक बारी में कटेगा। एक जो लिख रहा हूँ ये भागफल है और प्लस में मैं शेष लिखूंगा।
तो अब कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि अब 1 को डिवाइड कीजिएगा तो नीचे 2 आने वाला है, ठीक है। अब इसको अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं नीचे वाले से, ठीक है, क्योंकि हमने पलट दिया है तो ये ऊपर वाले एक का कोई काम नहीं रहा, ठीक है। एक्चुअली में ये नीचे वाले एक्सप्रेशन के बराबर आ गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारे सवाल में x है वहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया है, तो 2 हमारा आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ दोस्त कि सबसे पहले तो आप डिवाइड करना शुरू कीजिए। इस देखो 5/8 को अगर आप पलट लेते हो तो ये ऊपर वाला एक तो चला गया, ऊपर वाले एक का अब कोई काम नहीं रहा जो सबसे ऊपर है, ठीक है। जो यहाँ पर नोमिनेटर में है यानी कि अंश पर एक दिया हुआ है उस एक का अब कोई काम नहीं रहा जब हमने पलट दिया तो, ठीक है। अब ये नीचे वाले वैल्यू के बराबर आ गया, जो हर का वैल्यू था डिनोमिनेटर का उसके बराबर आ गया है। अब इसको मैंने भाग लगा लगा करके और इस फॉर्म में तोड़ दिया जिस फॉर्म में सवाल दिया था, और इस फॉर्म में तोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ x है सवाल में वहाँ 2 आ रहा है, तो 2 अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये एक सीरीज दी हुई है जिसकी वैल्यू बतानी है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी इस सीरीज में, ठीक है। तो देखिए आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख करके तो काफ़ी कैलकुलेटिव और लंबा सा सवाल लगता है लेकिन है नहीं। आप ज़रा ऑब्जर्व करो कि इसमें ये वैल्यू क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 2 एकम 2 और 1 ये 3/2 आ जाता है। वैसे ही इंटू में अगर दूसरे टर्म को ऐड करते हैं तो ये 5/4 आ जाएगा, और तीसरे को ऐड करते हैं तो ये 7/6 आ जाएगा, और चौथे यानी कि इसको ऐड करते हैं तो 8 और 1 9/8 आ जाएगा, और गुना में इसको आप अगर घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, फिर अगला आ जाएगा आपका 4/5, और अगला घटाइएगा तो आ जाएगा 6/7, और इधर है आपका 1 + 1/x। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये 6/7 जो आ रहा है यहाँ पर भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये 6/7 यहाँ पर है लेकिन उल्टा है तो कट जाएगा, 4/5 यहाँ उल्टा है, और ये 2/3 यहाँ उल्टा है, और ये जो 9/8 है ये एक्चुअली में 1 + 1/8 के बराबर था, और राइट साइड में हमारे पास 1 + 1/x है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई दोस्त, 8 के बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। यानी कि थोड़ा आप क्वेश्चन को मॉडिफाई करना सीखिए। अब देखिए 9/8 से भी अगर आप सॉल्व करते इसको रख के बराबर, 9/8 = 1 + 1/x रख के अगर आप सॉल्व करते तो भी थोड़ा आपको बड़ा पड़ जाता है। उससे बेहतर है कि आप इस फॉर्म में लिखिए उसको जिस फॉर्म में राइट साइड वाला वैल्यू है, और x का मान लिख लीजिए। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको ये सीरीज दी हुई है, और ऐसी सीरीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, इससे भी काफ़ी डेंजर सीरीज थी जिसमें 3-3 आ गया था, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि ऐसे सीरीज में करते क्या है एक्चुअली में। देखिए सीरीज की पहचान क्या है, आप आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा कि इस सीरीज को इसी तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले नीचे जो गुणा में दिया गया है इनका जो गैपिंग है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 से 7 हो गया, 4 बढ़ा है, अगला 7 से 11 हो गया, वो भी 4 बढ़ा है, यानी कि 4-4 की गैपिंग आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या था, 1/, और नीचे हम गैप लिखते थे, तो नीचे गैप कितना है हमारे पास दोस्त, 4 का है, और फिर इंटू में हम लिखते हैं क्या चीज़, तो आप बोलेंगे कि 1/, फर्स्ट वाला लिखते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दूंगा, और माइनस में 1/, क्या लिखते हैं लास्ट वाला, तो लास्ट में कितना है 903 है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 1/4 हो गया, और ये सॉल्व कीजिएगा तो 903 तो एलसीएम ही रह जाएगा, यानी कि नीचे 903 होगा, तो नीचे 903 को काटने वाला होगा, तो यहाँ से तो मैं इसको लगा ही सकता हूँ सी को, क्यों 903 नीचे अगर नहीं है तो 903 का मल्टीपल होगा जो कि 301 दिख रहा है, और बाकी आगे आप सॉल्व करते तो ये कितना हो जाता, देखो ऊपर आता आपका ये 301 - 1, यानी कि ऊपर 300 आ जाता, तो 3 से इसको काटते तो ये 301 बन जाता, और 4 से ये काटते तो 25 बन जाता, यानी कि ऊपर 25 और नीचे 301, ऑप्शन सी सही है। लेकिन मैं पहले ही देख करके ये समझ गया था कि नीचे वाला अलग आ रहा है 903, तो 903 का मल्टीपल आंसर होने वाला है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको ये दी हुई है एक सीरीज, और इसका यूनिट डिजिट बताना है, आपको जोड़ करके वैल्यू नहीं लानी है, बस यूनिट डिजिट बता देना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक में आप एक बात बताइए कि इकाई का अंक किस पे निर्भर करता है, केवल लास्ट वाले डिजिट पे निर्भर कर सकता है, केवल लास्ट वाले डिजिट पे निर्भर करता है। यानी कि आप ये बताओ कि आप 1 से लेकर के और 10 तक लिखो एक बार, और फिर आप 10 से अगर 20 तक लिखोगे तो 10 से 20 तक यूनिट 10 तक तो हमने लिख दिया है, 11 से 20 तक अब लिखेंगे। 11 से और 20 तक आप लिखेंगे तो यहाँ पर सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट वही होंगे जो 1 से 10 तक के होते हैं। बताइए 11 का यूनिट डिजिट वही है जो 1 का होता है, 12 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 का होता है, क्योंकि 12 में भी यूनिट डिजिट 2 है और 2 में भी यूनिट डिजिट 2 है। फिर इधर 13 का यूनिट डिजिट 3 के बराबर है, 14 का यूनिट डिजिट 4 के बराबर है। तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि यूनिट डिजिट अगर हमें निकालना है दोस्त, तो सीधा सीधा हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 से 10 तक की यूनिट डिजिट को ही हम 2 बार निकाल लेते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3
ये जो 10 तक का यूनिट डिजिट आएगा इसी का डबल हम कर लेते हैं। क्यों डबल कर लेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 से 20 तक बताना है। तो हमने 1 से 10 तक निकाला और हमें ये पता था कि 1 से 10 तक जो है वही यूनिट डिजिट वापस रिपीट होगा 11 से 20 तक में। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऊपर सवाल में पावर 5 लगा रखा है, लेकिन मैंने पावर 5 नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया इसका भी कारण मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में पावर 5 करके आपको यहाँ पर लिखना है कि कितना यूनिट डिजिट आएगा, और आपको पता है कि पावर 5 होता है तो हम पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि साइक्लिसिटी सारे नंबर्स की या सारे डिजिट्स की 4 पर डिपेंड करती है। यानी कि वैसे तो स्पेशल होती है, जैसे 9 और 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, 6 की साइक्लिसिटी 1 पे ही है, लेकिन 4 पे सारे ही वेरीफाई हो जाते हैं, ये आपको पता है। यानी कि पाँचवें बार में पावर 5 किसी भी चीज़ का कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा। यानी कि जैसे 3 का पावर 5 है तो वापस इसमें यूनिट डिजिट आपको 3 ही मिलेगा। 7 का पावर 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 ही मिलेगा। पावर 5 रहने पर यूनिट डिजिट वही आता है, ये ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ में। चाहो तो आप करके एक बार ट्राई कर लो। तो ये बात मैंने लिख दिया यहाँ पर कि इसका मतलब है कि 1 के पावर 5 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 2 के पावर 5 का 2 ही आएगा, 3 के पावर 5 का 3 ही आएगा, और ऐसे मैंने 10 तक लिख लिया। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 11 से 20 तक नहीं लिखना पड़े, वो भी सेम ही आएगा, इसीलिए मैंने इसी को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए अगर ये 3 चीज़ ऑप्शन में नहीं होता, 3 में से मतलब कोई 2 नहीं होता, तो मैं ऐसे भी कह देता कि चलो अगर ये 2 से गुना करना है लास्ट में तो 2 का मल्टीपल आएगा, और 2 का मल्टीपल का मतलब लास्ट में कोई सम संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सीरीज तो आपको हल करना आपके लिए आसान है। n इंटू एन प्लस वन होता है इसके लिए प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप लिखिएगा 10 गुणा 11/2, और गुना में ये 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 110, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया अपना। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि 1 से 10 तक जोड़ना है तो ये 55 आता है जोड़ वैसे तो, और 55 को 2 से गुना कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और तीनों का जो सम है यानी कि योगफल है वो है 38 के बराबर। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की अधिकतम वैल्यू आपको बतानी है दोस्त। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको तोड़ना पड़ेगा, 3 वैल्यू अपने से ले करके एज्यूम करके। उससे बेहतर है कि एक्स अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप ऑप्शन से ही रखना शुरू करो। ऑप्शन में मैक्सिमम क्या है तो आप बोलेंगे 31 है। अगर मैं इसमें x को 31 रखता हूँ तो बताओ y और z के जगह पर दो कौन सी अभाज्य संख्याएं रखी जाए कि ये 38 आ जाए। अब अगर दो ऐसी अभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं, पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसी दो प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे जिनको मैं यहाँ पर और यहाँ पर पुट करूँ तो ये जोड़ करके 38 बन जा रहा है, फिर आप कहेंगे तब तो 31 ही अपना आंसर हो गया। और अगर कोई ऐसे दो प्राइम नंबर्स नहीं मिलते हैं जिनको यहाँ पे पुट करने से 38 बन सके, इसका मतलब 31 नहीं हो सकता है, फिर हम दूसरा रखेंगे जो दूसरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अगर मैं 38 में से 31 यहाँ पे रख दिया तो बचा मेरे पास और कितना 7, और 7 को हम दो प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 2 + 5 लिख सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये सेट कट जा रहा है, इसका मतलब 31 ही हमारा आंसर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब मान लो ये 2 और 5 में नहीं टूटता, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं में नहीं टूटता, तब मैं कहता कि नहीं भाई 31 आंसर नहीं हो सकता है। अब आप 29 को चेक कर लो, तो यहाँ पर 31 वेरीफाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो 31 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अब बताइए अगला सवाल है अपने पास कि n जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि n जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि जब n को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा। n को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। आप बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है जो कि अभाज्य संख्या भी हो। तो आप बोलेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पहला बात की 100 है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो 100 के ऊपर आपको ढूंढना पड़ेगा पहली अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है। तो आप बोलेंगे कि 100 के ऊपर पहली अभाज्य संख्या तो 101 ही है। अब बताइए 101 को अगर आप 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 13 सत्ते 91 होता है, 9 1 10 शेष बचेगा, 10 इज द रिमाइंडर। ठीक है, आसान सवाल था, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। n जो थी वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी, छोटी संख्या नहीं, छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की छोटी अब संख्या जो होती है सबसे, वो होती है 100। लेकिन हमें 100 नहीं चाहिए क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य नंबर है। आपको बताना है कौन सा जो नहीं कटने वाला हो किसी से भी, यानी कि जो अभाज्य संख्या हो प्राइम नंबर हो। तो 100 के बाद पहला प्राइम नंबर 101 है, इसी को हमने 13 से डिवाइड करके देख लिया। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आप 261 के वर्गमूल और 45,109 के वर्गमूल के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं ये बता दो। तो देखिए इनके बीच में कितनी नेचुरल नंबर्स हैं ये जानने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा,
और 45,109 का भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट कैसे निकल सकता है, देखिए 261, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, देख के ही पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में 6 1 है, और इधर लास्ट में 0 9 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर तो शायद नहीं है, देखने से भी पता चल जा रहा है। 9 1 10 1 और 5 4 9 1 10 1। चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। 261 से आप थोड़ा नीचे देखो कि 261 से थोड़ा नीचे किसका स्क्वायर रूट आता है। तो आप बोले कि स्क्वायर जो आता है 261 से ठीक नीचे वो 16 का आता है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअली में रूट में 1661 है, जो कि 256 से ज़्यादा है, 261 है सॉरी, 261 256 से ज़्यादा है। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट निकाल के आएगा वो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग मैंने एस लिख दिया, यानी कि 16 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 16 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो 16 को भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो 261 के वर्गमूल और 45,109 के वर्गमूल के बीच की नंबर्स हमें लिखनी है। अब बीच के नंबर्स अगर हमें लिखने हैं तो सीधा सा बात है कि 16 भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 261 16 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, तो 16 भी उसमें आ जाएगा। तो ये 16 पॉइंट समथिंग हो गया। और 45,109 जो है, इसका अगर आप देखते हैं तो लास्ट से आप 2 डिजिट तो हटा ही लो, 09 को हटा दो तो 09 छोड़ देंगे तो 451 बचेगा। अब बताइए कि 451 किसके स्क्वायर के करीब है, तो आप बोलेंगे 21 का स्क्वायर होता है 441, उसी से थोड़ा बड़ा है। तो ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, और लास्ट में 09 है, तो ये 3 आने के चांसेज हैं, 21 और 3 यानी कि 213 आने के चांसेज हैं। आप देखोगे कि ये लगभग, इसको हमें 17 मानना पड़ेगा घटाने के लिए। अगर ये 17 होता है तो 213 में से आप 17 घटाइएगा तो 196 आएगा, और यही अपना आंसर है। तो 196 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस बात से आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो 213 के करीब था और ये 16 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने 16 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 16 को भी एक्चुअली में काउंट करना है। ठीक है, 16 को भी हमें काउंट करना है दोस्त, तो 16 को भी काउंट करना है तो हमें 17 घटाना पड़ेगा, तभी तो 16 काउंट करेंगे। अगर 16 घटा दिए तो 16 भी साथ में घट जाएगा, 16 नंबर्स घट जाएंगे तो 16वां भी उसके साथ घट जाएगा। तो वैसे में एक कम आंसर आ जाएगा हमारा, 195 आ जाएगा, तो एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, ये है अगला सवाल हमारे पास, √2 1 to 1, और ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको आपको ऐड करके बताना है। तो अगर आपको याद हो कि 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 2 1 आता है, यानी कि यहाँ पर 2 बार 1 है तो बीच में 2 आ गया। अगर 3 बार 1 यानी कि 111 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 आप लिखोगे और फिर उल्टा लिखोगे, यानी कि 3 2 1। जैसे अगर 4 बार 1 है, आपको इसका स्क्वायर करना है तो आप क्या बोलोगे कि ये आएगा 1 2 3 4। 4 बार 1 है तो हम 4 तक लिखेंगे और फिर उल्टा लिख देंगे 4 के बाद घटते हुए 3 2 1, ये आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये आपको ज्ञात है तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि यही वाला ये नंबर दिया है, ये 11 का है, ये 111 का है, और ये 4 बार 1 का, और ये 5 बार 1 का, क्योंकि इसमें बीच में 5 आ रहा है और हर एक के लास्ट में 1 1 आ रहा है। इसका मतलब जोड़ेंगे तो लास्ट का जो डिजिट आएगा वो 4 आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। या तो आप पूरा जोड़ ही लो, या उससे बेहतर है कि आप यूनिट डिजिट देख लो, क्योंकि सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 121 11 आएगा, और इसका आएगा 3 बार 1, इसका 4 बार 1, इसका 5 बार 1। लेकिन मैंने बोला कि जब सबके लास्ट में 1 1 1 आ रहा है तो 4 टर्म्स हैं, तो जोड़ करके लास्ट वाली जो डिजिट आएगी वो 4 आएगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 91, इसमें आपको बोला गया है कि 33 का क्यूब इज ग्रेटर देन 3 to the power 33। क्या ये सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। और दूसरा वैसे ही दिया है कि 333 जो है, क्या वो 3 के पावर 3 का होल क्यूब से बड़ा है या छोटा है। तो चलो चेक कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो, अगर पावर है तो या तो आप पावर सेम बनाने वाला काम करो, लेकिन पावर सेम बनाओगे तो वो उससे बेहतर है कि आप इसे ऐसे लिख लो, 33 के क्यूब को आप लिख लो 11 का क्यूब और गुना में 3 का क्यूब, यानी कि ऐसे। ठीक है, और जो 3 का पावर 33 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब और गुना में 3 का पावर कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर जोड़ते हैं। तो अगर 3 के पावर 3 को मैं अलग निकालता हूँ तो 3 का पावर 30 अलग हो जाएगा। अब देखो इससे तो ये कट जा रहा है, लेकिन अब बताओ कि क्या 11 का क्यूब बड़ा है या 3 का पावर 30 बड़ा है। तो सीधा सा बात है कि 11 का क्यूब तो 1331 के आसपास ही रह जाएगा, लेकिन 3 का पावर 30 काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। अब पहला वाला गलत हो गया दोस्त, तो इसके हिसाब से हम पहले और तीसरे ऑप्शन को तो भगा सकते हैं, क्योंकि पहला वाला सही नहीं होना है। लेकिन फिर भी अभी 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो दूसरे वाले को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरे वाले में आप बोलें कि एक तो है 333 और दूसरा है हमारे पास कितना, 3 के क्यूब का क्यूब। 3 का क्यूब यानी कि ये 27 का क्यूब है। ठीक है, तो 27 का क्यूब, आप 27 का स्क्वायर भी देखते हैं तो 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त,
27 का स्क्वायर 729 होता है। स्क्वायर ही बड़ा है इससे, तो क्यूब तो बहुत दूर की बात है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला भी गलत है। अगर दोनों गलत है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन और ना ही दूसरा, यानी कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। देखिए दोस्त, इस सवाल को काफ़ी ध्यान से समझिए, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको पी की वैल्यू दी हुई है एक सीरीज में, क्यू की भी वैल्यू एक सीरीज में दी हुई है और पी माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, ऐसा तो देख करके डर लग जाएगा आपको, लेकिन ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, पहले एक एक टर्म को देखना है कि अगर मैं पी माइनस क्यू निकालने की कोशिश करता हूँ और सिंगल फर्स्ट वाले टर्म दोनों का लेता हूँ, यानी कि ये 2 का स्क्वायर होगा और ये -1 का स्क्वायर होगा। अब बताओ, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो आप बोलें कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जा रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब हो गया एक बार 2 प्लस 1 और एक बार 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 कीजिएगा तो 3 आएगा, लेकिन 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब प्लस अगर अगला टर्म आप देखते हैं तो 6 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे 6 5 तो 11, लेकिन घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 11 गुना 1 ये 11 ही आएगा। अगर अगला देखते हैं तो 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ये भी अंतर तो एक ही का है 10 और 9 में, यानी कि माइनस वाले से तो मतलब ही नहीं है, 10 माइनस 9 करेंगे तो एक ही आना है। बस योगफल ले लो, 10 और 9 कितना हो गया 19। ऐसे करके आगे आते जाएगा और आगे कहाँ तक आएगा दोस्त, लास्ट वैल्यू इसकी 94 है और इसमें लास्ट वाली क्या है 81 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर एक बार पी वाला जो है वो क्यू वाले से एक ज़्यादा है। जैसे क्यू में पहला 1 था तो पी में पहला 2 था, क्यू में दूसरा 5 था तो इसमें दूसरा 6 था, क्यू में तीसरा 9 था तो इसमें तीसरा क्या था 10 था, यानी कि पी वाला हमेशा एक ज़्यादा है किससे, क्यू वाले से। तो यहाँ से हम एक बात और ऑब्जर्व करके कह सकते हैं दोस्त, कि जब लास्ट में इसके 81 होगा तो उसके बदले में यहाँ पर पी वाले में क्या आया होगा, उससे एक ज़्यादा आया होगा, यानी कि 82 आया होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले में 81 प्लस 82 ले लेते हैं। 81 प्लस 82 जोड़कर ही लिख देते हैं एक बार, 163 आ जाएगा। और प्लस का अभी इसमें और क्या क्या बच जाएगा, हमने अगर पी से 82 तक ले लिया है 82 तक, तो और क्या रह जाएगा बताइए, 82 के बाद क्या आएगा। तो आपको अब देखनी पड़ेगी कि पी में गैपिंग कितनी की है। तो आप बोलेंगे कि पी वाले में 4 4 बढ़ रहा है, 2 से 6 हो गया था तो 4 बढ़ा था, फिर 6 से 10 हुआ था तो यहाँ पर भी 4 बढ़ा था, यहाँ पर भी 4। तो अगर हमने 82 को इसमें शामिल कर लिया है, 82 को ले लिया है, तो 82 के बाद आ जाएगा 86 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ेंगे तो 90 का स्क्वायर, और फिर 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में 94 का स्क्वायर, और 94 तक ही है। ठीक है, तो ये सीरीज बनेगी टोटल। और इसको अब हमें जोड़ना है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये 3 से 11 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो आप बताइए 3 से 11 होगा तो कितना बढ़ा, फिर 8 बढ़ गया, और यहाँ से 19 हुआ तो फिर से 8 बढ़ा, और ये 163 तक एक सीरीज बन जाएगी एपी में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 3 से 163 तक एक सीरीज बनेगी। उसके बाद वाले तो स्क्वायर में है, तो हम 3 से लेकर के 163 तक को तो जोड़ते हैं एपी के फॉर्मूले पे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 और इंटू में फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, तो n/2, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि कितने टोटल पद हैं यहाँ पर, 3 से लेकर 163 तक कितने पद आएंगे इस सीरीज में। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं दोस्त, आप इसमें से इसको घटाइए, तो आप घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात समझिए, यहाँ पर हमारे पास 160 आ रहा है, ठीक है, ये मैं बात मान लिया, 160 आता है, और फिर इसको हम क्या करते हैं, डी से डिवाइड करते हैं। डी का मतलब कितना कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे जी कि यहाँ पर 8 8 बढ़ रहा है तो बटा 8 हो जाएगा, और प्लस का 1 होता है। ये एन निकालने का तरीका होता है कि ए एन यानी कि लास्ट टर्म और माइनस का फर्स्ट टर्म और बाई डी और प्लस 1। बाई डी का मतलब क्या होता है, जितने का गैपिंग होता है उसको डी बोलते हैं एपी में, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो अगर ये आप निकालेंगे तो ये 20 और 1 21 आ जाएगा, यानी कि एन का मान कितना रहे 21। तो जो फॉर्मूला होता है एपी में सम का, यानी कि योगफल निकालने का, वो होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म, ए प्लस एल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n का मतलब ये कितना रहा था 21/2, और इंटू में फर्स्ट वाला तो 3 है और लास्ट वाला कितना है 163 है। और साथ में आपको 86 का स्क्वायर निकालना है, और 90 का स्क्वायर निकालना है, और 94 का निकालना है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल तो ज़रूर है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब टाइम देखो, अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे सवाल को पहले स्किप कर लो फर्स्ट राउंड में, और फिर टाइम बचे तब ऐसे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप जो भी क्वेश्चन देखे कैलकुलेटिव लगे उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेटिव होते हैं कि सबको लीव करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो देखिए, ये 2 से अगर काटते हैं तो ये कितना है 166 है, तो ये आ जाएगा 21, और इंटू में कितना 166 का आधा 83,
और बाकी जो बचा है वो बचा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, डीएस लगाऊंगा, डिजिटल सम। अगर आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी है नंबर सिस्टम की, या फिर लाभ हानि की, या फिर एसआईसीआई की मेरी वीडियो देखी होगी, या रेशियो वगैरह की, तो उसमें मैंने काफ़ी डीएस का यूज किया है, डिजिटल सम का। और या फिर डिस्काउंट देख लो, डिस्काउंट में भी मैंने बहुत ज़बरदस्त डीएस लगाया है। यहाँ पर भी डिजिटल सम का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सारे ऑप्शंस तो वैसे एक होते नहीं है, लेकिन मैं डीएस के नज़रिए से बता रहा हूँ, अलग अलग है। चलिए यहाँ पर आप चेक कीजिए इसका डीएस कितना है, तो आप बोलें कि जो पहला वाला टर्म है दोस्त, ये तो 3 है, और 8 3 11 का मतलब 2 है, तो 3 दूना इधर वाला तो 6 बच गया। 86 में देखिए 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 का डीएस आ गया 7। ये तो 90 का डीएस 9 ही है, तो 9 को जोड़ते घटाते में लेते नहीं हैं। इसमें भी 9 को नहीं लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 का कितना आ जाएगा 7। तो ये आ गया 7 6 13 और 7 20, 20 का डीएस आ गया 2। तो ऑप्शन में हमें डीएस 2 निकालना पड़ेगा, किसमें डीएस 2 है। अगर आप चेक करते हैं पहला वाला में, तो देखो 5 4 9 को तो लेते नहीं है, 6 4 10 2 12, इसका 3 आ गया तो नहीं होगा। फिर 7 2 9 को लेते नहीं है, तो 6 5 11, इसका 2 आ जा रहा है। इसमें देखिएगा 9 को लेंगे नहीं, 7 2 9 को लेंगे नहीं, तो कितना बच गया हमारे पास, 3 और 1 4 बच गया, ये भी नहीं लेंगे। और अगले में आप बोले कि हम 5 3 8 और 1 9 को तो लेंगे नहीं, तो 5 और 1 6 बच गया, और 6 हमें चाहिए नहीं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि डीएस 2 चाहिए था हमें। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को आप दोबारा देखिएगा तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है। ए कितनी दे रखी है, 1/0.4 और प्लस 1/0.04, और ऐसे करके आपको 8 पदों तक दिया गया है, अप टू 8 टर्म्स। और आपको इसका योगफल बताना है कि ए का मान क्या आएगा। दोस्तों, इस सवाल को देखकर मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं। एक तो, और सबसे अच्छी बात जो आ रही है वो आ रही है डिजिटल सम की, कि डिजिटल सम लगा लो, यहाँ पर जो अंकीय योग होता है डीएस, उसको लगा लो। अब डीएस कैसे लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे दोस्त कि जब भी डिनोमिनेटर 4 होता है, या फिर डिनोमिनेटर का डीएस 4 होता है, तो हम ऊपर क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके डीएस निकालते हैं। ये आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए, ठीक है। जब भी बटा के नीचे का डीएस 4 आ जाए, हर का डीएस 4 हो, तो ऊपर हम अंश में 7 से गुना करके डीएस निकालते हैं। तो अगर आप पहले टर्म की बात करते हैं, तो नीचे से मैं 4 हटा कर ऊपर 7 से गुना करूंगा तो 7 आ जाएगा। लेकिन आप सारे ऑप्शंस में देखो, सॉरी सारे टर्म्स में देखो, नीचे का डीएस 4 ही आएगा। पहले वाले में भी नीचे 4 आएगा डीएस, दूसरे वाले में भी 4 आएगा, तीसरे में भी 4, और 8वें तक पैटर्न सेम है। इसीलिए आठों पदों में नीचे 4 4 आ रहा है डीएस, तो आठों में हमें ऊपर 7 7 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 8 बार टोटल 7 आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 8 बार अगर 7 आएगा, तो 8 सत्ते में एक ही बार गुना कर लेता हूँ, 56। और 56 का जो डीएस आएगा, ये कितना आएगा, 6 5 11 का डीएस 2 आएगा। ठीक है, अब डीएस इसका 2 आ गया, तो मुझे बस ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि किसका डीएस 2 होगा। तो आप चेक कर लीजिए जरा किसका डीएस 2 हो रहा है, काफ़ी ईजी है निकालना। अगर मैं इसको देखता हूँ, तो ये 5 कितने बार है, तो आप देखो कि 5 और 5 10 का 1 हो गया, और 5 15 6 हो गया, 6 5 11 का हो गया 2, और 2 और 5 7 5 12 का 3 हो गया, और 3 और 5 8, और 2 10 और 5 15, इसका 6 आ रहा है, यानी कि ये तो गया। या फिर कुछ और भी है, 2 तो नहीं आ सकता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 7 और 2 9 तो मैं लूँगा नहीं, और 7 कितनी बार बचा, तो आप बोलें कि 3 और 3 6 बार, तो 7 छक 42 का डीएस 6 हो गया, और 6 5 11 का डीएस कितना हो गया 2। सी वाले का डीएस 2 आ रहा है, यानी कि सी आंसर हो सकता है। इसको आप चेक करो, तो देखो 252 का डीएस तो 4 आ जाएगा, तो सॉरी 9 आ जाएगा, तो 9 तो हम लेते नहीं हैं इसमें, तो पहला वाला टर्म 9 बना रहा है। फिर आप देखोगे कि आगे फिर 5 और 2 7, और ये दो 9 बना रहा है, तो 5 3 15, यानी कि ये 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखोगे कि 7 2 9 लेते नहीं है, 7 2 9 लेते नहीं है, 2 7 9 2 7 9, 5 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो डिजिटल सम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे सवालों को हम धुआं उड़ा दे रहे हैं, और काफ़ी ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब रहा बात कि अगर इसमें मैच कर जाए दो ऑप्शन, तो आप क्या करोगे। तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लें। लेकिन लास्ट वाले तो सब में 5 5 हैं, और अगर हम लास्ट 2 डिजिट का भी बात करते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट भी मैच कर जा रहा है इसमें। इसमें 7 5 है, और सी में भी 7 5 है, फिर 5 5 भी मिल जा रहा है, तो हम लास्ट 3 डिजिट पे काम कर सकते हैं। अब देखो, लास्ट 3 डिजिट पे मैं काम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे जो पैटर्न पे जो सीरीज दी हुई है, इसमें सारे ही टर्म एक ही जैसे हैं लगभग। तो लास्ट डिजिट आप शुरू के, अगर लास्ट का 3 डिजिट निकालना है, तो आप लास्ट के इसमें शुरू के 3 जो टर्म्स हैं, इन्हीं का लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, ठीक है। तो हम 3 टर्म का केवल लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, और वही हमारा ओवरऑल 8 जो टर्म्स हैं, उनको जोड़ने पर जो आएगा आपको फाइनल वैल्यू, उसके भी लास्ट के 3 डिजिट वही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न सेम है, तो हम शुरू के 3 वालों का जो 3 पद है शुरू का, इसका लास्ट 3 डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखो 1/0.4 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये मतलब होगा 0.25, सॉरी 0.025, क्योंकि 1/4 का ही मतलब होता है 0.25। एक और नीचे पॉइंट लगा है तो ये कितना बना देगा 0.025। ठीक है, ये 0.025 आ गया। और दूसरा क्या है अपने पास, तो दूसरा है हमारे पास, एक मिनट, दूसरा है 1/0.04 है सवाल में, तो ये आ गया 0.1 और जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर 0.25। और तीसरी की वैल्यू ऐसे ही एक और जीरो बढ़ जाएगी, तो ये 3 जीरो आएगा और 25 आएगा। अब इनको ऐड कर लो तो देखो ये 5 आएगा, ये 5 दो 7 आएगा, और फिर ये 5 दो भी कितना आ जाएगा 7। तो हमने लास्ट का 3 डिजिट केवल निकाला अभी। अब आगे जोड़ोगे तो गलत आने लगेगा आपका, क्योंकि लास्ट 3 तक ही नंबर सही आएगा, क्योंकि हमने आठों पदों को नहीं लिया है। अब अगर चौथा भी लेते तो लास्ट के 4 तक सही आता, लेकिन मैंने यहीं तक लिया है, तो आप बोलें कि लास्ट में 775 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है 775। तो आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही है, वरना मैंने डिजिटल सम लगा के कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें सवाल नंबर जो 94 है 94, इसमें m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, m प्लस n बताना है आपको। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डिजिटल सम लगाने में भलाई है हमारे पास दोस्त, वरना ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटिव तो होगा ही, लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है सवाल। लेकिन अगर आप डिजिटल सम यूज करते हो तो काफ़ी क्विकली आप आंसर ला सकते हो। जैसे मान लो m का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जी यहाँ पर एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यानी कि तो 3 आ गया। एक का स्क्वायर का तो एक ही होता है, और ds फिर 1 ही रह जाएगा। एन की बात करते हैं तो एन में देखो इसमें 3 का स्क्वायर है, इनमें 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर दोनों में 9 9 आ जाएगा, और 9 को हम जोड़ते नहीं है तो इसको तो छोड़ देंगे, बस हमारे पास 0.3 का ds 3 बच गया। और दोनों को हमें जोड़ना है तो m प्लस n का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप चेक कर लो कि किस में 6 मिल रहा है, तो देखते हैं चलो किस में 6 मिलता है। पहले वाले में देखो 9 को तो जोड़ते नहीं है, तो 4 2 6 पहले में ही मिल गया, लेकिन फिर भी आगे चेक करना हमारा कर्तव्य है, चेक करके देख लेते हैं भाई। तो आप बोले हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 1 और 3 4 और एक 5 और 3 8 और एक 9 तो लेते नहीं है, तो 4 बच रहा है यहाँ पर। ये 3 3 बार है और एक 3 बार है, यानी कि 3 या 9 3 12 आएगा, यानी कि ये 3 आ जा रहा है। और इसका कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 और 3 4 और एक 5 और 3 8 8 4 12, यानी कि ये भी 3 आ जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल सम से निकालना कितना बेहतर है। आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, उस बात को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई 95 नंबर सवाल जो है यहाँ पर थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें आपको दिया गया है पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको ट्रू वैल्यू बतानी है कि ट्रू कौन है। तो देखिए सबसे जो आसान तरीका होगा, अगर आप इसको ऐसे एज इट इज जैसे सवाल में दिया है ऐसे ही बनाना शुरू कर दिए, तब तो आप मुश्किल में फंस जाओगे, या फिर आपको स्किप करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, या लिव ही कर दो बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहले पैटर्न समझो जरा कि पैटर्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर 95 है नीचे, और ऊपर क्या है 96 है, यानी कि 95 से एक ज़्यादा है। और फिर नीचे जो हर है उसमें 95 से 97 हो गया है, यानी कि दो बढ़ गया है। फिर वापस क्यू में क्या दिया है, क्यू में आपको ऊपर जो 96 है वही यहाँ पर दे दिया है, या फिर आप ऐसे समझ लो वही दे दिया है, या आप ये कह लो कि ये ऊपर वाला 96 से 97 हो गया, और ये 95 से 96 97 से 98 हो गया, यानी कि हर एक को एक एक बढ़ा दिया गया। अंश को भी एक बढ़ा दिया और हर को भी सबको एक एक बढ़ा दिया, और अगला में यहाँ पर जो 97 है वही यहाँ पे रह गया है। ठीक है, तो हम इसी आधार पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूँ, पी की वैल्यू छोटा से छोटा नंबर लेके रखते हैं, जैसे 96 के बदले में मैंने 1 रख दिया, और नीचे 90, या फिर नीचे से शुरू करते हैं, 95 की जगह पर मैंने 1 रख लिया लेट से। तो इंटू में 97 की जगह पर कितना रखना है, दो ज़्यादा, देखो 95 से दो ज़्यादा है तो मैं दो ज़्यादा रख देता हूँ यहाँ पर 3। और ऊपर कितना रखना है, 95 से एक ज़्यादा, 96 है ऊपर, तो एक से एक ज़्यादा मैंने दो रख दिया। ये पी की वैल्यू हो गई। क्यू की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ऊपर वाले को एक बढ़ाना है 3, और नीचे वाले को भी सबको एक एक बढ़ाना है, तो ये 2 गुणा में कितना हो जाएगा 4। और आर की वैल्यू देखते हैं तो ये 1 बाई जो क्यू में ऊपर था वही यहाँ पर आर में नीचे था, तो 3 मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे ये 2/3 है, 2/3 का मतलब 3 छक 18, 0.6 के आसपास आएगा। उसके बाद 0.66 ही आता रहेगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये है अपने पास 3/8, 3/8 का मतलब 0 पॉइंट कितना हो गया, 8 तियाँ 24, 8 चौके 32, 3 से थोड़ा ज़्यादा, लेट से आप 4 भी ले लेते हैं कोई बात नहीं, 4 के करीब करीब आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, 1/3 का मतलब 0.3 है। अब बताइए कि इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है, इस 3 वाले से ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, यानी कि हम ऐसे लगा देते हैं तो आर से बड़ा क्यू है और क्यू से बड़ा पी है, यानी कि इनके बीच में ऐसा रिलेशन आएगा। पीछे से आप देखोगे तो आर क्यू पी आना चाहिए,
और आर क्यू पी किस में आ रहा है, जिसमें ग्रेटर देन का चिन्ह हो, यानी कि आर सबसे छोटा है, उससे बड़ा है क्यू और उससे बड़ा है पी। तो आर सबसे छोटा, उससे बड़ा क्यू, उससे बड़ा पी, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो आप ऐसे भी सवालों को कर सकते हैं दोस्त, ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं, ये तरीका भी बेहतर है अपने आप में। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको फिर से कंपेयर करके बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, ऐसे सवालों को या तो आपको इजी कैलकुलेशन लग रहा है तो आप कैलकुलेट कीजिए, वरना पहली बारी में तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बाद में ऐसे क्वेश्चन को देखो। तो देखिए, अगर पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ दोस्त, तो पहले वाला कितना आएगा आप बताइए ज़रा। पहले तो हम जो पूर्णांक है उनको जोड़ लेते हैं, यानी कि इंटीजर पार्ट को जोड़ लेते हैं। तो आप बोलें कि 11 प्लस का 17 और प्लस माइनस का 5 और प्लस का 2। आप इनको पहले सॉल्व कीजिए। तो 11 और 17 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 28 हो जाएगा। 11 और 17, 28 में से 5 और 2 7 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास दोस्त, तो आप बोलें कि ये बच जाएगा हमारे पास 21। तो पहले तो ये 21 लिख लेते हैं, और फिर माइनस वाला वैल्यू आप देखिए ये है, या प्लस हम लिख लेते हैं। बीच में कितना है, 3/4। एक तो पहले वाले में 1/2 बच रहा है, दूसरे वाले में प्लस का 3/4 बच रहा है, और तीसरे में माइनस का 1/5, और चौथे में कितना बच रहा है, माइनस का 1/10। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त हमारे पास, ये हो गया 21। और प्लस का इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 20 हो गया। तो आप देखें कि अगर एलसीएम 20 हो गया तो ये 10 दूना 20 हो गया, और ये आपका 4 पच्चे 20, 5 तियाँ 15 आ गया, और माइनस का ये 5 चौके 20, तो 4 और माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया आपका दोस्त, 21। और प्लस का ऊपर आप देखोगे कि 25 में से 4 और 2 6 जाएगा, तो 19/20 बचेगा। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 20 में 21 से गुना कीजिएगा तो 420, और ये 439/20 आ जा रहा है। और 439/20 आने का मतलब कि पहला वाला हमारा सही है। ठीक है, पहला हमने तो काम कर दिया कि पहला वाला सही है। अब पहला वाला सही है, ये हम देख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वहाँ पर ज़रा आप गौर फरमाओ दोस्त, आगे आपको चेक करने की क्यों ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में अगर आप यहाँ से चलते हो तो आप ये पाओगे कि हमारे पास पहला सही, हमें पता है कि पहला बिल्कुल सही होना ही होना है, क्योंकि ये एक्यूरेट हमने चेक कर दिया। अब आप देखिए, पहले ऑप्शन में तो पहला को सही लिखा है, ठीक है दोस्त, लेकिन दूसरे वाला में बोल रहा है कि केवल 2 ही सही है। भाई अगर केवल 2 ही सही है तो पहला कहाँ गया, हमने तो पहला निकाला है भाई कि पहला सही आ रहा है। तो पहला सही है तो हर एक ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें पहला का नाम तो होगा ही होगा, क्योंकि हमसे सही वाला कथन पूछा है। और पहला हमारा सही आ गया है तो डेफिनेटली हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा भाई ऑप्शन है जिसमें पहला सही दिया हुआ है। तो दूसरे ऑप्शन में केवल दूसरे को सही बोल रहा है, पहला तो दिया ही नहीं है, तो ये तो चला गया भाई, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला हमारा सही चाहिए भाई। भले हम ये मानते हैं कि दूसरा भी सही है लेट से, लेकिन अगर दूसरा भी सही होता और पहला हमने चेक किया है कि सही है, तो ऑप्शन में आपको ये बोलना चाहिए था कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है। तीसरा में भी यही कंडीशन है, केवल 3 को सही दिया है, पहला को लिखा ही नहीं, और चौथा में तो किसी को ही सही नहीं दिया है, तो चौथा तो ऐसे ही कट गया। तो हमारे पास ऑप्शन ए केवल बच गया जो कि सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो यहाँ से आप एक बात समझ पाए कि अगर ऐसे सवाल आते हैं कंपेयर करने वाले कौन सा कथन सत्य है, तो आप किसी एक को चेक करो, उसके बाद ऑप्शन पे ज़रा दिमाग लगा लो कि कहीं ऑप्शन में फालतू के 3 ऑप्शन तो नहीं पड़े हैं। 3 ऑप्शन फालतू वाले होंगे तो एक ऑप्शन आपका ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप आगे इसको जिस विधि से करना है करते रहो। विधि और भी है, इनको आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चेक करके फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे भी इतने बड़े सवाल नहीं हैं, आप इजीली इनको चेक कर पाएंगे। अगले में देखिए भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कंपेयर करने के लिए कि ये कथन सत्य है या ये कथन सत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों में से कोई सत्य नहीं। पिछले सवाल जैसा ही बेसिकली। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करते हैं, तिरछा गुना करके चेक करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम भी यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। देखो, पहले वाले में अगर आप तिरछा गुना करते हैं, केवल इन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप 2 दूना 4√5 लिखोगे, और दूसरे साइड में आ जाएगा 3 तिया 9√5। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, √5 तो दोनों में ही है, तो हम 4 9 से बात कर लेते हैं। √5 तो चला गया, तो 4 9 में आप बोलेंगे कि 9 बड़ा है। यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। अब लास्ट वाले 2 टर्म को चेक करते हैं। तो 4 तियाँ 12√3 है, और अगले तरफ कितना है, तो आप बोलेंगे कि 5 और दूना 10√5 है। अब देखिए, ये 10√5 है और इधर 12√3 है, तो इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। ये 3 है एक्चुअली में, 1 मिनट में 3 लिख ही देता हूँ इसको। ये है 3।
अब आप बोलोगे कि इनको कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि एक में √3 है, एक में √5 है। तो हम थोड़ा सा वैल्यू रख के और गुना करके चेक कर लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 होती है। 1.7 को अगर आप 12 से गुना करोगे तो एक बार में तो 12 आएगा, 12 7 84, यानी कि ये 20.4 के आसपास आएगा। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट भी गुना करके लिख सकते हैं। और ये कितना है, √5 का वैल्यू 2.236 होता है, तो मैं 23 तक भी अगर लूँगा तो ये 23 के आसपास आ जाएगा 10 से गुना करके। और इसमें क्या है भाई, इसमें आप देख रहे हो कि 23 आएगा, 2.236। अच्छा अच्छा, ये 20.4 आया था ना, ये 20.4 आएगा। ठीक है, ये 20.4 था और 20.4 से 23 वाला तो बड़ा ही है, यानी कि दूसरी तरह से भी सही है। देखो पहला दोनों में भी रिलेशन सही बैठ गया, दूसरे दोनों में भी सही बैठ गया, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला कथन सत्य है। अब जैसे मैंने पहले में चेक किया, आप चाहें तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि पहला हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है ही। तो पहला सही है तो ये भी सही हो सकता है, ये तो गया, और इसमें दोनों को नहीं दे रहा है तो ये भी गया, लेकिन यहाँ पर पहला भी दे दिया है और दूसरा भी दे दिया है, तो आपको दूसरा यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम चेक कर लेते हैं दूसरा में। पहले दोनों को आप चेक करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, तो आप देखें कि 3 तिया 9√3 आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा 2 दूना 4√5। अब 9√3 का मतलब है 9 को 17 से गुना करना। हम पॉइंट को अभी हटा देते हैं क्योंकि एक पॉइंट दोनों में कंसीडर कर रहे हैं, तो 17 9 153 होता है, तो ये 153। और √5 को अगर आप 2.3 मानते हैं यानी कि 23 मानते हैं, तो 23 चौके गुना कीजिए तो 3 चौका 12 और 2 चौके 8 और 1 9। अब लीजिए ये 92 आ गया और ये तो छोटा है ही नहीं, यानी कि दूसरा वाला तो चला गया यहाँ पर। सही गुना किया है ना, 23 चौके 92 होता है दोस्त, और ये इसका 1.7 था, तो 17 9 153 हो गया, और 3 चौके 12 2 चौके 8 और 1 9। ये ऐसे तो है नहीं, इसमें दिया है कि 92 वाला बड़ा है यानी दूसरा वाला, और ऐसा है नहीं यानी कि ये चल दिया। चल दिया का मतलब गलत हो गया, और गलत हो गया तो ऑप्शन ए हमारे पास सही उत्तर बच गया, क्योंकि दूसरा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि इन ये तीन तीन आपको कथन दिए गए हैं, तीन यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि तीनों में कौन सही है कौन गलत है। पहला आपको दिया गया है कि 72 के टोटल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे 12 होंगे। तो आपको ये बताना है कि ये बात सही है कि गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं कि 72 के कितने फैक्टर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 72 को पहले आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में लिखिए। तो हम 72 को बोल सकते हैं कि 9 8 72 होता है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 8 का मतलब 2 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे जो पावर होता है उसको एक जोड़ के लिख देते हैं। तो 2 पावर है तो ये 3 लिख देंगे, और ये 3 पावर है तो 4 लिख देंगे, यानी कि 4 तियाँ 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 तो आ गए। ठीक है, यानी कि पहला वाला तो सही हो गया हमारे पास। अब पहला वाला सही हो गया तो दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा में है कि 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आएगा 400। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का तरीका होता है n स्क्वायर, और यहाँ पर 20 विषम संख्याओं का पूछ रहा है तो 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। पहला दूसरा तो सही हो गया। अब तीसरा चेक करो, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या 97 है कि नहीं। तो दो अंकों की अगर आप सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो वो 99 है, ये तो अभाज्य नहीं है। 98 ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी अभाज्य नहीं है, और 97 किसी भी चीज़ से नहीं कटता है, यानी कि 97 अभाज्य संख्या है दो अंकों की सबसे बड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से तीनों सही हो गए, और तीनों सही है तो ऑप्शन डी हमारा होगा ऑल आर ट्रू। ऑल आर ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको m की वैल्यू दी हुई है इतनी लंबी चौड़ी, और n की वैल्यू भी लंबी चौड़ी दे रखी है, और m/n निकालनी है, और ऑप्शंस भी सारे अजीब अजीब तरह के हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप या तो मार्क फॉर रिव्यू कर लो इनको, यही बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और अगर ये लास्ट क्वेश्चन ही बचा है आपके पास और टाइम भी बचा है तो आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम m की वैल्यू लेते हैं कि ओवरऑल कितना आएगा, तो इनको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ कितना है। 3/7 है, और फिर डिवाइडेड बाई है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई ले लेता हूँ, और 5 ऊपर और 6 नीचे हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 2/3, और फिर प्लस 1/5 है, और प्लस का कितना है 3/2। तो ये कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे कुछ कटने योग्य है तो आप बोलेंगे कि 3 से 3 कट सकता है, और ये 7 तियाँ सॉरी 2 तियाँ 6 कट सकता है, तो ये 5 बटे आ गया 21। 5/21, और प्लस में ये हो गया 2 और 5, 5 तियाँ 15 और 2 17/10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम तो 210 आ जाएगा, और ऊपर जोड़ लो आप कितना बनेगा। तो ये बनेगा 10 बचे 50, और 21 को 17 से भी गुना करना पड़ेगा। क्या यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 5 दूना 10 और 2 और 5 तियाँ 15, 2 17/10 आ गया। और इधर कितना हो गया, अच्छा अच्छा यहाँ पर भी ऊपर 5 बच रहा है ना, 5 और बटा में 7 तियाँ 21।
एक बार और चेक करके देखते हैं, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। चलो शुरू से चेक करके देखते हैं। 3/7, 3/7 मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाई, तो ये मल्टीप्लाइड बाई मैंने 6/5 को 5/6 कर दिया। गुना में लिखते हैं तो बेसिकली पलट जाता है वैल्यू। और 2/3 भी आगे ठीक है, और ये प्लस 1/5, और अच्छा यहाँ पे गुना है और हमने प्लस लगा दिया है। यही एरर है यार, यहाँ पे गुना होना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं है, बैक आते हैं थोड़ा सा। तो देखिए भाई, अगर यहाँ पर गुना है, 1 मिनट, सारा काम चौपट हो गया। देखिए यहाँ पर गुना है और ये है 3/2। तो यहाँ पर तो मैंने काट ही दिया था कि ये 3 और 2 से 6 कट गया, तो ऊपर बच गया आपका 5 और नीचे बच गया 21, और प्लस ये आ गया 3/10। ठीक है, 5 दूना 10 और 3 एकम 3 हो गया। इनको जोड़िएगा तो 10 बचे 50 और 21 या 63, तो ये आ गया 113/10। ठीक है, 210 बेसिकली 113/210 आ गया। ये पहली वैल्यू हो गई। अब यहाँ से भी एक बात चेक कर सकते हैं कि 210 इनमें से किसके नीचे वाले से कट जा रहा है, क्योंकि या तो आंसर 210 नीचे आना चाहिए या फिर 210 का मल्टीपल आएगा। क्योंकि जब हम m/n करेंगे तो 210 तो वैसे भी नीचे ही रहना है, और 210 3 का मल्टीपल है तो नीचे वाला भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें जोड़ना नहीं है दोस्त, हमें m/n बताना है, तो इसमें तो कट भी सकता है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब n की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू आप देखें कि 2/5 है, पहले मैंने 2/5 ले लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5/6 है तो 5/6। तीसरा है आपका डिवाइडेड बाई 1/3, तो डिवाइडेड बाई 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना कर लेता हूँ, 3/1, तो 1 लिखेंगे नहीं। प्लस का 3/5 है, और गुणा अभी है तो गुणा, और कुछ इधर भी वैल्यू दी है, देखिए नीचे दिया हुआ है आपको 2/3, और फिर डिवाइडेड बाई, तो गुना लिख देता हूँ 5/3। अब चेक करो ज़रा इसमें क्या वैल्यू देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 3 से 1 3 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, और इसमें आप देखें कि 5 से 5 कट गया, और ये 3 दूना 6 से ये 6 कट गया, तो ये बच गया आपके पास 1 प्लस 2/3, यानी कि ये 3 और 2 5/3 बन गया। ठीक है, 5/3 आ गया। अब दोनों को हमें डिवाइड कर लेना है, बेसिकली m/n निकालना है। तो हम m लिख लेते हैं, ये है 113/210, और n कितना है हमारे पास, 5/3 है, लेकिन डिवाइडेड में ये बदल जाएगा, 3 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं, ऊपर 3 आ गया तो 3 से अब ये कट जाएगा, 3 से कटाइएगा तो ये 3 सत्ते 21, 70 आ गया, तो 70 पचे 105, 7 पचे 35 और 1 जीरो, यानी कि 35, 1 जीरो 350 नीचे आएगा, और ऊपर आएगा 113, तो 113/350 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 100 आपको बोला गया है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4 5 6 या 7 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्रमशः 2 3 4 5 आता है। तो आपको बोल रहा है कि ये नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए तरीका क्या होता है ऐसे सवाल को करने का, आपको पता होगा कि पहले तो हम नंबर निकालेंगे वो, और नंबर निकालने का क्या तरीका होता है, एलसीएम निकालिए जो दिया गया है ये नंबर, और एलसीएम और इनटू में के भी होता है, आपको के गुना करना पड़ेगा, और प्लस का डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा इसमें। डिफरेंस का मतलब इसमें कितना कितना का अंतर है शेषफल से और भागफल से। तो जब 4 से भाग करते हैं तो शेष 2 आता है, यानी कि अंतर कितने का हो गया, 2 का। और फिर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आता है, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर हो गया, तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर माइनस होता है, बेसिकली डिफरेंस के पास माइनस होता है, तो माइनस आपको डिफरेंस करना पड़ता है। तो एक तो ये तरीका है, आप ऐसे करके नंबर निकालो, और नंबर निकालने के बाद आप 9 से डिवाइड करो, और फिर देख लो क्या रिमाइंडर आता है, शेषफल क्या बचता है। ये तरीका हो सकता है, या फिर अगर आपने एक बात ऑब्जर्व किया हो तो इसका एक और भी आसान जवाब है। देखो 9 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचता है वो एक्चुअली में उसी नंबर के डिजिटल सम के बराबर बचता है। ठीक है, यानी कि शेषफल का डिजिटल सम और उस नंबर का डिजिटल सम सेम आता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 9 से मुझे 30 को डिवाइड करना है, तो आपको पता है कि 9 तियाँ 27 कटेगा और शेष कितना बचेगा, 3। तो आप बताओ इस 3 का डीएस और ये जो जिसको हम भाग कर रहे थे 30 का डीएस, दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का डिजिटल सम 3 ही है। किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लो, मान लो हम 80 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो आप बोलोगे कि 3 से अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना बारी में कट जाएगा। आप बोलोगे कि 3 दूना 6 कटेगा पहले, यानी कि 2 बचेगा, और 0 तो 3 छक 18, यानी कि यहाँ पर कितना बच जा रहा है दोस्त, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार। अब अच्छा 9 से डिवाइड करना था ना, मैं 3 से डिवाइड कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए 3 से डिवाइड करके 9 से डिवाइड करके दिखा देते हैं। 9 से आप कटाओगे तो ये 9 8 72 कटेगा। आप बताओ कितना बच गया, शेष बच गया 8, जिसका डिजिटल सम 8 है,
और जिसमें भाग कर रहे थे 80 में, वो 80 का भी डिजिटल सम 8 है। तो जो नंबर है और जो शेषफल है, दोनों का डिजिटल सम सेम रहता है जब हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि बेसिकली हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कहो शेषफल, या फिर जो नंबर है उसका डिजिटल सम निकालने के लिए कहो, बात बराबर है। अब देखो, अगर डिजिटल सम हमारे ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है वो बेसिकली में शेषफल के लिए दिया गया है कि क्या शेषफल आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये शेषफल एक एक अंक का है, सिंगल सिंगल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट का है तो ये नंबर के डीएस के बराबर भी हो सकता है क्या, होगा ही। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि शेषफल का जो डिजिटल सम आ रहा है 9 से डिवाइड करने पर, और जो संख्या है उसको, उसका जो डिजिटल सम है, दोनों सेम है। तो शेषफल का डिजिटल सम अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है 2 1 3 6, तो जो नंबर होगा उनका भी डिजिटल सम, नंबर का भी डिजिटल सम इसी में से कोई एक होगा। तो हम यही चेक करेंगे कि इसमें से किसका डिजिटल सम सही बैठ रहा है। अब सही बैठने के लिए आपको पता है, कोई भी इसमें से उठा लो, 4 5 6 या 7। तो मैं 6 उठा लेता हूँ, जैसे 6 या 9 से चेक करना ज़्यादा बेहतर होता है ऐसे केस में। तो 9 तो है नहीं, तो मैं 6 से चेक कर लूँगा कि 6 से जब भाग करूँगा नंबर को तो शेष क्या बचना चाहिए। देखिए तीसरा क्या आता है, 4। 6 से भाग करने पर शेष 4 बचना चाहिए। तो देखिए आप इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करने से या ऐसे आप देख लो कि ये 2 1 3 और 6 को तो हम भाग दे नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर अगर एक एक मैं जीरो बैठा दूँ तो भी डिजिटल सम तो चेंज नहीं होगा। यानी कि ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड करके देखो शेष कहाँ पर 4 बचता है। पहले वाले में 6 तियाँ 18, शेष 4 नहीं बचा। दूसरे वाले में 6 एक बार में शेष 4 बच गया। तीसरे में 6 5 30 कट ही जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि बी वाले में शेष 4 बच जा रहा है, तो बी हमारा सही उत्तर है। तो ये तरीका भी है, और ये अगर पहले से आपको पता है तो काफ़ी क्विक है और काफ़ी जल्दी आंसर देगा और बिल्कुल 100% सही आंसर निकालेगा। आगे बढ़ते हैं अब। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि √11 प्लस √7 क्या ये छोटा है √10 प्लस √8 से, और ऐसे ही सेकंड कंडीशन में दिया गया है। तो देखिए, जब भी आपको रूट के साथ दिया जाए तो आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके के सवाल ही हो सकते हैं। देखो, या ये आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है अपने पास दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए, ऐसे सवाल में आप दोनों को जोड़कर देखो, या तो दोनों का योगफल सेम होगा, बेसिकली स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो स्क्वायर करने पर बस रूट हट जाएगा और क्या होगा। ठीक है, तो आप जोड़ करके देखो, या तो दोनों में योगफल सेम होगा या फिर दोनों को गुना करके देखो ए बी को, तो गुना करके गुणनफल सेम आएगा। अगर योगफल सेम है तो आप गुणनफल चेक कर लेना यहाँ पे, और अगर गुणनफल सेम आ जाए तो योगफल चेक कर लेना। अब चेक करने से मतलब है कि अगर योगफल जैसे इसमें सेम है, आप देख रहे हैं दोस्त कि पहले वाले में 11 और 7 18 बन रहा है, दूसरे में 10 और 8 18 बन रहा है। तो अगर योगफल सेम है तो हम दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट चेक करते हैं कि किसका प्रोडक्ट ज़्यादा है और किसका प्रोडक्ट कम है। तो आप बोलें कि 11 सत्ते ये 77 हो गया और दूसरा हो गया 10 अट्ठे 80, और इसमें 80 ज़्यादा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले को ग्रेटर लिखा है तो दूसरा वाला सही है हमारा। ठीक है, यानी कि 80 ज़्यादा है 77 से। तो ये जो दिया गया है आपको पहले वाले में स्टेटमेंट, ये भी सही है। दूसरे वाले में भी ऐसे ही चेक करो, देखो 11 और 17 जोड़ करके कितना बनेगा 28, और 15 13 भी 28 बनेगा, यानी कि योगफल सेम है। तो यहाँ पर भी हम गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो 11 17 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 11 और 17 को गुना कीजिएगा तो ये 7 और 1 8, 187 आ गया, और इधर ग्रेटर देन है। 15 13 को गुना कीजिएगा तो 15 दहाँ का 150 और 15 3 45, ये आ गया 195। 195 से 187 तो बड़ा नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए केवल सही जवाब है यहाँ पर। तो ये आप बस ध्यान रखिएगा दोस्त कि क्या करना है ऐसे सवाल में आपको, अगर योगफल सेम है तो गुणनफल चेक करना है और गुणनफल सेम है तो योगफल चेक करना है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको ये 3 दिए गए हैं जिनको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, मैंने कथन वाले पे आपको बोला था कि ऑप्शन का भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में देखिए, जैसे कि सबसे कम ऑप्शन में कौन सा है जो सही भी है। तो आप बोले हैं कि सबसे कम, अब सही है कौन ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन दो है जो कि कम ऑप्शंस में है, तीन भी है कम ऑप्शन में। तो मैं 2 या 3 को चेक कर लेता हूँ पहले। तो अगर आप 2 को चेक करेंगे दोस्त, पहले 2 वाले को, तो चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 2 को चेक करेंगे तो चलो, किसी 2 को तो वैसे चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसमें और इसमें कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि चौथे में आपको सभी कथन सत्य दे दिया है। तो आपको फिर किसी 2 को चेक करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। हो सकता है तीनों को भी चेक करना पड़ जाए। तो चलो मैं पहला से शुरू कर लेता हूँ फिर। पहले को चेक करने का तरीका क्या है, देखिए ये 12 है और ये 16 है। अब 16 के ऊपर 3 था इसमें रूट के अंदर, और 12 में कुछ नहीं है तो हम 2 मानेंगे। तो 3 और 2 है तो ये इंटरचेंज कर देते हैं, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2। इंटरचेंज क्यों हो रहा है, बेसिकली इनका एलसीएम निकाल करके और एलसीएम से डिवाइड करके लिखते हैं।
ठीक है, या इनका पावर सेम बनाना है आपको, पावर नहीं बेसिकली ये रूट के अंदर जो लिखा है जो भी हो वहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो आप देखेंगे कि इनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम 6 आएगा, इसमें 3 है और इसमें अंदर कुछ नहीं है तो हम 2 मानेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों को हमें 6 बनाना रहता है, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए 12 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, और 16 में 3 है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा कि वहाँ भी 6 बन जाए। या फिर आप कह लो कि एलसीएम के बराबर लाओ या फिर इंटरचेंज कर लो, बात सेम ही है। तो 12 का क्यूब और 16 का स्क्वायर, बताओ इसमें बड़ा कौन है। 12 का क्यूब होता है 1728 और 16 का स्क्वायर तो 256 ही होता है, यानी कि ये बड़ा है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब देखो 16 का क्यूब में और 24 के ऊपर 4 है, इसमें आपको चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 के ऊपर 4 आ जाएगा और इधर 24 के ऊपर कितना आ जाएगा, 3। अब इनको चेक करो क्या तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त कि ये 8 के पावर 4 है और साथ में 2 के पावर भी 4 है। 16 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 8 दूना 16 होता है, तो 8 के पावर 4 और 2 के पावर भी 4 लिख दिया मैंने। 24 को आप क्या लिख सकते हैं 8 के ही टर्म में, तो आप बोलेंगे कि 8 का क्यूब और साथ में कितना, 8 का क्यूब और साथ में फिर से 3 का क्यूब। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इनको हमें सेम बना लेना चाहिए किसी भी तरीके से। चलो कोई बात नहीं है यार, यहाँ पे हम 8 के टर्म में तो मैंने लिख ही दिया, कोई बात नहीं। चलो देखो ये 8 के क्यूब से 8 के पावर 4 को अगर आप काट लेते हैं तो एक 8 बचेगा और 2 के पावर 4 16 बचेगा, और ये केवल 3 का क्यूब बचा। 3 का क्यूब का मतलब हो गया ये 27 और ये 16 8 128 है, तो ये बड़ा है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही बैठ गया। सही बैठ गया, क्या क्या मतलब है, यहाँ पर 16 गुना 8 ज़्यादा आ जा रहा है 27 से, क्योंकि वो 128 है, और ये सही होने का मतलब पहला कथन तो हमारा सत्य है। अब दूसरा को चेक करते हैं, दूसरा को भी ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो दूसरा को चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए दूसरा में हमारे पास जो भी है लिख लेते हैं इधर। ये 25 और 32 को पहले चेक कीजिए, तो 25 का ऊपर कितना आ जाएगा 4, और 32 का ऊपर कितना आ जाएगा दोस्त, क्यूब आ जाएगा। ये 25 है ना यार, 25 का पावर 4 और 32 का कितना आ गया, क्यूब। कोई बात नहीं है, 25 और 32 में आपको चेक करना है, तो आप क्या कीजिएगा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये 625 को 2 बार गुना करना है, 625 गुना 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर की जगह तो 625 आएगा, उसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब 25 के पावर 4 का मतलब यही हुआ 625 का स्क्वायर। और 32 का जो क्यूब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, ये 32 का जो क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये है 8 का क्यूब और गुना में 2 का क्यूब, 8 गुना में 4 का क्यूब एक्चुअली में। 8 का क्यूब गुना में 4 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 8 चौका 32 होता है, तो 8 का क्यूब 512 हो गया और गुना में 2 का क्यूब 8 हो गया। अब बताओ ये 512 को 8 से गुना करना है और इस तरफ 625 को 625 से गुना करना है, तो ये तो 625 गुना 625 सीधी बात है, ये बड़ी हो गई। तो ये बड़ी हो गई, तो आप देखिए कि क्या 25 की तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, यानी कि यहाँ तक सही है। दूसरी तरफ आप चेक करो, 32 के ऊपर 4 है और 48 के ऊपर क्या है, 6 है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, 32 के 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 हो जाएगा, तो 32 का क्यूब लिखना पड़ेगा हमें 12 बनाने के लिए, तो 32 का पावर 3 हो गया, और 16 का कितना लिखना पड़ेगा ऊपर, तो आप बोलेंगे दोस्त 16 का लिखना पड़ेगा हमें, 48 है ना एक्चुअली में, तो 48 का लिखना पड़ेगा आपको 2। तो 32 का क्यूब, तो फिर से हम वही काम कर लेते हैं, 32 के क्यूब को हम 512 गुना 8 लिख लेते हैं। ठीक है, 512 और गुना में 8, एक मिनट में, एक मिनट, 48 का स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं है, 48 का हटाइए, इसको देखते हैं कितना बनेगा। दोनों में 16 कॉमन है, तो हम 16 के हिसाब से लिख लेते हैं। ये 32 को मैंने लिख लिया, 16 दूना 32, तो 16 का क्यूब और साथ में ये 2 का क्यूब, और 48 को हम लिख सकते हैं 16 तियाँ 48, तो ये 16 का स्क्वायर और गुना में 3 का स्क्वायर। अभी देखो इसमें 16 का क्यूब को 9, 16 के स्क्वायर को 9 से गुना करना है, इसमें 16 का क्यूब को 8 से गुना करना है, तो बताइए क्यूब वाला बड़ा है, सीधी सी बात है। या फिर आप कटा भी लो, देखो 16 के स्क्वायर से इसको काटोगे तो एक बार 16 रह जाएगा, तो ये 16 गुना 8 128 आ जाएगा, और इधर केवल 3 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 9 बचेगा। तो ये 128 वाला सही है, यानी कि दूसरा वाला भी पूरा आपका सही चला गया। अब पहला और दूसरा तो हमारा सही हो गया, अब इसको जरा काट के तीसरा को भी चेक कर लेते हैं, हटाइए। अब तीसरा को चेक करेंगे, देखो इसमें अब ऑप्शन में क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दे दिया है, सभी कथन सत्य है, ये नहीं रहता तब तो कोई बात ही नहीं है। पहला और दूसरा हम ऑप्शन ए को लगा लेते, तीसरा को चेक करने की जरूरत नहीं रहती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तीसरा को भी चेक करते हैं। देखो 9 का पावर है 4 और इधर है 3, 5 के ऊपर है 3, पावर नहीं है बेसिकली, वो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो ये भी इंटरचेंज कर लेते हैं, तो 9 के ऊपर 3 आ जाएगा और 15 के ऊपर क्या आ जाएगा, 4।
अब 9 का क्यूब कितना होता है बताइए? 9 का क्यूब होता है 9 9 81 9 729 होता है, और 15 का पावर 4 तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर का ये स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो पहला वाला तो ये सही हो गया, ठीक है। पहला वाला में 9 का जो ऊपर 4 लिखा है ये 15 के क्यूब से बड़ा है। अब देखिए आगे है 15 में 3 और इसमें 26 में 24 में ऊपर 6 लिखा गया है। तो हम सेम करने के लिए ये जो 3 है इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये 15 का स्क्वायर हो गया और दूसरी तरफ आपका 24 हो गया। तो 15 का स्क्वायर डेफिनेटली 24 से बड़ा है, यानी कि 15 का स्क्वायर भी बड़ा है 24 से। तो तीसरा वाला कथन भी सत्य हो गया, यानी कि तीनों कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी सही है। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन को लीव करने में भलाई है, आप पहले इसको छोड़ दो, ठीक है, मार्क पर रिव्यू कर लो और बाद में टाइम बचता है तो करो। देख रहे हैं आप कितना टाइम ले गया ये। हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो बनाना हो तो आप ऐसे बना दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए इस सवाल में आपको योगफल बताना है जोड़ करके कि कितना आएगा, तो आप ज़रा चेक करो यहाँ पर। एक में से अब देखो इसमें पहले आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। पहले शुरुआत आप कैसे करोगे? शुरू में आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें किस तरह की सीरीज बन रही है। तो देखो या तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि ये एक से देखो 1 से 10 में तो कोई सीरीज नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो यहाँ पे कुछ बैठ नहीं रहा है। अल्टरनेट अगर आप चेक करते हो तो 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, ये दो दो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं दो दो बढ़ रहा है। तो इनको केवल आप 1 3 5 7 को इनको एक जगह जोड़ लो, और 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, वो भी माइनस वाला भी दो दो बढ़ रहा है तो उसको अलग जोड़ लो। ऐसे भी आप कर सकते हो, दो सीरीज को अलग अलग जोड़ के और लास्ट में फाइनल वैल्यू निकाल लें। या उससे बेहतर मैं तरीका आपको बताता हूँ कि आप घटा के भी चेक कर लो कि क्या कोई पैटर्न मिलता है। तो आप देखोगे कि अगर 1 में से 10 घटाते हो तो माइनस का 9 मिल जाएगा, 3 में से 12 घटाते हो तो फिर से माइनस 9 मिल जाएगा, 5 में से अगर 14 घटाते हो तो फिर से माइनस 9 मिल जाएगा। यानी कि हर एक दो टर्म का अंतर कितने का है? -9 का है। तो टोटल 60 टर्म है, आप बताइए 60 टर्म है तो दो दो टर्म का अंतर हम 9 लिख रहे हैं, तो टोटल 30 टर्म बनेंगे अंतर के लेने के लिए, और 30 बार क्या आ जाएगा आपका? 9 9 आ जाएगा माइनस में। अब बताओ कि अगर 30 बार माइनस में 9 9 आ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 9 और गुना में 30, यानी कि माइनस का 270। माइनस के 270 का मतलब है ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब मैंने कैसे किया भाई, आपको मैं वापस बता देता हूँ। देखो मैंने बोला कि दो दो का अगर आप अंतर लेते हैं, यहाँ पर दो वैल्यू का अंतर -9 है, यहाँ भी दो टर्म का अंतर -9 है, यहाँ भी दो टर्म का अंतर -9 है। यानी कि दो टर्म को अगर मैं एक मान लेता हूँ तो एक बार -9 मिलता है, और फिर दो टर्म को एक मानूंगा। देखो मैंने 4 टर्म मिलाया तो 2 बार 9 मिला, जितना टर्म है उसका आधा बार 9 मिल रहा है। तो टोटल 60 टर्म है तो 60 का आधा 30 बार 9 9 मिलेगा, तो 9 3 27, यानी कि 270 आएगा और माइनस में आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त सवाल नंबर 104 में आपको दिया गया है कि 1000 से 2000 के बीच में कैसी कितनी ऐसी प्रकृत संख्याएं हैं जो 341 से भाग करने पर शेषफल 5 दे दें। ठीक है, तो आसान है सवाल, इसको करना मुश्किल नहीं है। जैसे 300, अब आपको बेसिकली ये ढूंढना है कि 341 और के और साथ में प्लस का 5, ये नंबर बनेगा। आपको ऐसा नंबर पूछ रहा है कि जिसको 341 से भाग देने पर शेष कितना बच जाए? 5। ठीक है, यानी कि 341 गुणा में के और प्लस में 5, ये पैटर्न बनेगा बेसिकली अगर वो नंबर निकालना है तो। अब जरा आप चेक करो, इस 5 को तो गोली ही मार दो, इस 5 से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस 341 के पहाड़े में यानी कि टेबल में कौन कौन से नंबर हैं जो 1000 से 2000 के बीच में आएंगे, आप बताओ। तो 341 के बदले में अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 9, ये 900 के नीचे आएगा, और 4 3 12, 900 को पार कर जा रहा है, 1000 को भी पार कर गया ये। अगर मैं के की वैल्यू ले रहा हूँ तो 341 गुना में के प्लस का 5 आएगा। के की वैल्यू 3 रख दिया तो 341 गुना में 3 प्लस 5 आएगा, और 341 को अगर मैं 3 से गुना गुना कर रहा हूँ तो देखो केवल 300 को 3 से करूँगा तो 900 आ जाएगा, फिर 40 को 3 से करूँगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि ये 10,000 20 के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 1000 के ऊपर है। तो 3 ले सकता हूँ, 4 लूँगा तो 4 तियाँ 12, 4 भी ले सकता हूँ, 5 लूँगा तो 5 तियाँ 15, 1500 के थोड़ा ऊपर जाएगा, ये भी चल सकता है। अगर मैं 6 ले लूँ के की वैल्यू तो 3 छक 18 और 4 छक 24। देखो मैं अप्रॉक्सीमेट गुना कर रहा हूँ, ठीक है। 6 को मैं 3 से गुना कर रहा हूँ 300 से, तो 6 तियाँ 1800, और प्लस का 4 से गुना करूँगा तो 6 चौका 24, यानी कि 240, और प्लस 1 से करूँगा तो 6 और। अब बताओ इनको जोड़ेंगे तो ये 2000 को पार कर जाएगा दोस्त। यानी कि हमारे पास के की वैल्यू 3 ही यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर के की वैल्यू 3 अवेलेबल है तो ऐसी संख्याएं भी 3 ही मिलेंगी हमें, और ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल प्री वालों के लिए या फिर CHSL वालों के लिए या CP वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, सभी लोगों के लिए सवाल ये ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एक जैसे सवाल आने का। ठीक है, और कैलकुलेटिव आने का तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है ट्रेंड।
तो आप ज़रूर से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, 2-3 बार वीडियो को देखें और पहले से ट्राई करके इन सभी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके और तब जाएं एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए अगले वाले में भी आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, फिर से काम वही करना है दोस्त, और वही काम करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्त कि ये है 64, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 8, प्लस में ये पॉइंट में चला गया, 2 जीरो दिख रहा है अंदर, यानी कि 1 जीरो बाहर बनेगा, 0.8 बन जाएगा। ठीक है, इसमें अंदर है आपका 81, तो 81 का तो 9 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद है तो ये 0.9 आएगा, और इसमें भी 2 जीरो एक्स्ट्रा दिख रहा है तो 0.09 आ जाएगा, ये 0.09। अब ऐड करके देखिए क्या ये 9 बन जाएगा, तो ऐड करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर 9 नहीं है, 9.07 है, ये कट गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 9.07 था, तो देखते हैं हम जोड़ करके कि क्या ये 9.07 आएगा। तो आप इनको जोड़िएगा तो ये 8.8 हो गया, और इनको जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 0.99 हो गया। अब जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, एक मिनट, 0.09, तो ये 9 हो गया, और ये 8.8 हो गया, 8.08 हुआ ना, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 8.0 होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये इतना हो गया, और ये हो गया हमारे पास 9 पॉइंट के बाद। अब अगर आप जोड़ते हैं तो ये 9 8 17 का 7 मिलेगा, फिर 9 1 10 और 9 आ जा रहा है, यानी कि ये 9.07 आ जा रहा है। तो पहला वाला कथन तो सत्य हो गया, पहला सही है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। तो दूसरे पे अगर आप आते हैं तो दूसरा वाला में देखिएगा कि ये किसका स्क्वायर है। बेसिकली ये 101 का स्क्वायर है, अगर आपको याद हो तो ये 101 का स्क्वायर है। और लेकिन ये देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो आप बोलेंगे 3 3 6 अंक है। पॉइंट के बाद 6 अंक है तो रूट के बाहर आएगा, तो पॉइंट के बाद 3 अंक मिलेंगे, यानी कि 0.101 बन गया। प्लस ये 90, देखो 98 और 0.01 है, 98.01 किसका स्क्वायर है भाई, तो आपको पता होगा ये 99 का स्क्वायर है। तो ये 99 आ गया, 0.99 आएगा वैसे तो ये। ठीक है, 0.99, सॉरी 9.9 आएगा ना, एक मिनट, क्योंकि अंदर पॉइंट के बाद 2 अंक है। अगर अंदर रूट के अंदर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बाहर आने पर पॉइंट के बाद एक ही अंक मिलेगा, तो हमें 9 पॉइंट लाइन लेना पड़ेगा। और ये 0.25 है बेसिकली, तो ये 0.5 मिलेगा। अभी देखो ये हमारे पास दे रहा है कि 11.51 के बराबर है। देखो ये 9 है, लगभग इसको 10 मान लोगे तो ये 11 बनाएगा ही नहीं। ये अगर 10 भी मान लेते हैं हम, तो ये 5.6 0.5 और एक 6 ही बन रहा है, यानी कि 11 तक जाएगा ही नहीं। और राइट साइड में आपको 11.51 दिया है, तो ये गलत हो गया, यानी कि दूसरा वाला सही नहीं है, पहला केवल सही है। और केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास अपने दोस्त हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं CGL मेंस या CPO या CHSL वगैरह की, तो आप ज़रूर से उनके पास इन वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, NK मैथ्स और फिर नंदू कुमार के नाम से आपको मिल जाएगा। NK मैथ्स नंदू कुमार, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही बेसिकली हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। तो आप वहाँ पर जा करके और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको PDFs और अपडेट्स मिलते रहें रेगुलर। और बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।